डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ। तो हमारी बॉडी की एक सेल है और ये ब्रेक हो रही है हजारों फ्रेगमेंट्स में। सो डेथ ऑफ द सेल टेक प्लेस। सो एपोप्टोसिस क्या है? एपोप्टोसिस इज ए इट इज ए प्रोसेस ऑफ सेल डेथ। एक सेल डेथ का प्रोसेस है और इस प्रोसेस में हमारी हमारी बॉडी के अंदर 30 to 50 बिलियंस ऑफ सेल की डेथ होती है पर डे इन द एडल्ट ह्यूमन बॉडी। सो जो एपोप्टोसिस है इट इज ए नेचुरल प्रोसेस, हमारी बॉडी में नेचुरली होता है। अगर हमारी बॉडी में प्रोसेस नहीं होता तो बर्थ से लेकर आज तक हजारों सेल लाखों सेल बनी होती और किसी भी सेल की अगर डेथ नहीं हो तो क्या हो जाएगा? अगर ये प्रोसेस नहीं होता तो आज हम सबको कैंसर हो सकता था। हम सबको कैंसर होता क्योंकि किसी भी सेल की डेथ नहीं होती। कैंसर में क्या होता है? सेल बनती रहती है और उनकी डेथ नहीं होती है। या फिर हम जो है बड़े बड़े साइज के होते हैं, लार्जर साइज, हाथी की तरह बड़े बड़े हो जाते हैं क्योंकि सेल की डेथ नहीं होती। सो एपोप्टोसिस हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। सो इट इज ए बेनिफिशियल प्रोसेस टू दी बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, जब डेवलपमेंट में एम्ब्रियो के टाइम पर डेवलपमेंट होता है तो जो फिंगर्स होती हैं उनका डिफ्रेंसिएशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। ये फिंगर्स हैं, इसके बीच की जो सेल्स थी इनकी डेथ हो जाती है और ये सेल्स बाहर अलग हो जाती हैं। सो डिफ्रेंसिएशन ऑफ द फिंगर, जो फॉर्मेशन ऑफ फिंगर्स है, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो परफॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। सिमिलरली फ्रॉग एम्फीबिया के केस में जो फ्रॉग का लार्वा होता है, टेटपोड लार्वा, इसमें टेल प्रेजेंट होती है। ये लार्वा कन्वर्ट हो आता है एडल्ट फ्रॉग में और एडल्ट फ्रॉग में टेल absent होती है। सो टेल सेल जो होती है इनकी डेथ हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। सो लार्वा ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू एडल्ट विद द हेल्प ऑफ एपोप्टोसिस। सो एपोप्टोसिस जो है वो हमारी बॉडी में नेचुरली हो रहा है, बट इसका एक बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए, इसका रेशियो जो बैलेंस होना चाहिए। अगर एपोप्टोसिस का जो रेट है अगर वो कम होगा तो भी हमारी बॉडी में डिसऑर्डर हो सकते हैं और इसका रेट अगर ज्यादा होगा तो भी हमारी बॉडी के अंदर डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो एक बैलेंस फॉर्म में एपोप्टोसिस होगी तो वो बेनिफिशियल होगी। फॉर एग्जाम्पल, सिन ये यहाँ पर एक डिसऑर्डर दिया है, सिंडक्टाइली। सिंडक्टाइली क्या है? इट इज ए कंडीशन ऑफ फ्यूज्ड फिंगर। आपने देखा होगा अपनी फैमिली में या किसी भी कहीं ना कहीं देखा होगा पर्सन को कि उनकी फिंगर्स वो फ्यूज हो जाती हैं, दो फिंगर आपस में फ्यूज रहती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इट इज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ एपोप्टोसिस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इन सेल के बीच में एपोप्टोसिस नहीं हो पाया, जीन में म्यूटेशन हो गया जिससे सेल की एपोप्टोसिस नहीं हुई और ये फिंगर क्या फ्यूज हो गई हैं, फ्यूज रह गई हैं। सो अगर रेट ऑफ एपोप्टोसिस डिक्रीज करेगा तो भी डिसऑर्डर हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर, और अगर रेट इंक्रीज करेगा तो भी डिसऑर्डर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज में क्या होता है? जो ब्रेन जो मिड ब्रेन के न्यूरॉन्स है उनकी डेथ हो जाती है और जिन पर्सन को पार्किंसन होता है इनको मूवमेंट, चलने में दिक्कत होती है, अफेक्ट मूवमेंट ड्यू टू लॉस ऑफ डोपामीन प्रोड्यूसिंग ब्रेन सेल। जो डोपामीन प्रोड्यूस करने वाली जो न्यूरॉन्स हैं उनकी डेथ हो जाती है जिससे इन पर्सन को चलने फिरने में दिक्कत होती है। ये जमीन पर पैर नहीं रखते हैं, बहुत डरते हैं। तो यहाँ पर अगर रेट ऑफ एपोप्टोसिस बढ़ जाएगा ब्रेन सेल में तो पार्किंसन डिजीज कॉज कर सकता है। सिमिलरली अल्जाइमर डिजीज है। अल्जाइमर में क्या होता है? हमारे जो हिप्पोकैम्पस न्यूरॉन हैं इनकी डेथ हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। तो ऐसे जो पर्सन होते हैं उनको मेमोरी, वो याद, उनकी मेमोरी पावर लॉस हो जाती है, थिंकिंग पावर लॉस हो जाती है, मतलब इनको याद नहीं रहता है। तो अगर रेट ऑफ अपोप्टोसिस बढ़ेगा तो अल्जाइमर डिजीज होगा और जो है इनको भूलने की बीमारी रहेगी, ये चीजों को याद नहीं रख पाएंगे। तो अगर रेट ऑफ एपोप्टोसिस है वो एक बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए बॉडी के लिए, तब तो बेनिफिशियल है। अगर इसका रेट जो है डिक्रीज करेगा तो सिंडोक्टाइली टाइप के डिजीज हो सकते हैं, डिसऑर्डर हो सकते हैं। अगर रेट ऑफ एपोप्टोसिस इंक्रीज कर जाएगा नॉर्मल से तो पार्किंसन, अल्जाइमर ऐसे डिजीज हो सकते हैं। सो एपोप्टोसिस इट इज ए प्रोसेस ऑफ सेल डेथ।
एक डेथ, सेल डेथ का प्रोसेस है। और ये किससे ड्राइव हुआ है? ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग है ड्रॉपिंग ऑफ और फॉलिंग ऑफ पेटल्स फ्रॉम द फ्लावर्स और लीव्स फ्रॉम द ट्री। जो पेटल्स और जो फ्लावर्स की जो पंखुड़ी होती है वो गिरती रहती हैं, इस जिसको हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। हम लोग जूलॉजी पढ़ रहे हैं, तो जूलॉजी में भी, एनिमल्स में भी सेल की एनिमल सेल की एपोप्टोसिस होती है, सेल की डेथ होती है। और ये जो एपोप्टोसिस का प्रोसेस है, ये हमारी बॉडी के द्वारा प्रोग्राम किया था कि किस सेल को मारना है, किस सेल को बचाना है। तो हमारी बॉडी रीप्रोग्रामिंग करती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ, बिकॉज द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस इज reprogram our body by our body. सो द टर्म एपोप्टोसिस जो था वो पॉइंट किया था 3 साइंटिस्ट ने। दीज आर गिवन हियर। तो एपोप्टोसिस में क्या होता है? एपोप्टोसिस में जो नॉर्मल हमारी सेल है, दिस इज द नॉर्मल सेल। एपोप्टोसिस में इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमेटिन है, इनका कंडेंसेशन होने लगता है और सेल का साइज श्रिंक होता है, वाटर का लॉस होता है, तो सेल ऑर्गेनेल्स क्रोमेटिन मटेरियल का कंडेंसेशन हो जाएगा, तो सेल क्या होता है? श्रिंक हो जाएगी। आप बॉलून से एयर निकालने लगो धीरे धीरे, तो वॉल्यूम क्या होता है? श्रिंक होने लगता है। तो सेम यहाँ होता है सेल का साइज डिक्रीज करता है, श्रिंक कर जाता है। और जो मेम्ब्रेन के ऊपर ये छोटे छोटे बल्ज का फॉर्मेशन होता है, बल्ज बनने लगते हैं यहाँ पर, चारों तरफ मेम्ब्रेन में छोटे छोटे उभार आने लगती हैं, जिनको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन ब्लबिंग। और धीरे धीरे क्या होगा? इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, क्रोमेटिन मटेरियल्स हैं, इनका ब्रेक होगा और ये इन बल्ज बल्ज के अंदर इकट्ठे होने लगते हैं। और लेटर स्टेज में क्या होगा? ये पार्ट जो है यहाँ से अलग हो जाएंगे, ये पार्ट यहाँ से अलग हो जाते हैं और अलग होकर इनको बोलते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज। दिस इज द एपोप्टोटिक बॉडीज। तो एक सेल से हजारों एपोप्टोटिक बॉडीज बनती हैं और ये एपोप्टोटिक बॉडीज जो होती हैं ये इंगल्फ कर दी जाती हैं बाय द फैगोसाइटिक सेल्स। जैसे कि मैक्रोफेज सेल्स हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, ये फैगोसाइटिक सेल्स हैं हमारी बॉडी की, वो इनको खा लेती हैं एपोप्टोटिक बॉडीज को। तो दिस इज एपोप्टोसिस। सो क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं एक सेल जिसकी डेथ हो रही है बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस? उसमें कौन कौन से फीचर्स होंगे? अगर हम बात करें मार्फोलॉजिकल फीचर बाहर से देखने पे, उसमें क्या क्या चेंजेस दिखेंगे? मार्फोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल चेंजेस। तो सेल का साइज जो है वो श्रिंक हो जाएगा, सेल श्रिंकेज, सेल का साइज डिक्रीज कर जाएगा, साइटोप्लाज्म का कंडेंसेशन हो जाएगा, साइटोप्लाज्म मोर कंडेंस हो जाएगा, वाटर का लॉस हो जाएगा, क्रोमेटिन कंडेंसेशन होगा, क्रोमेटिन जो है वो जो कम स्पेस में आ जाएगा, इसका जो है कंडेंसेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यूक्लियर फ्रेगमेंट्स, जो न्यूक्लियस है उसके फ्रेगमेंट बन जाएंगे, वो फ्रेगमेंट में ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट, मेम्ब्रेन ब्लबिंग, मेम्ब्रेन के चारों तरफ जो है बल्ज निकल आएंगे, जिनको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन ब्लबिंग फॉर स्मॉल बल्जेस। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज, तो सेल जो है ब्रेक हो जाएगी और बहुत सारे हजारों मेम्ब्रेन बाउंड जो है बॉडीज बनेंगी, जिन्हें हम बोलते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज। फैगोसाइटोसिस होगा। ये जो एपोप्टोटिक बॉडीज बनी है, इनको जो है फैगोसाइटोस कर लिया गया, इंगल्फ कर लिया जाएगा बाय दी फैगोसाइटिक सेल्स। जो हमारी फैगोसाइटिक सेल्स हैं, मैक्रोफाइज, साइटोटॉक्सिक टी सेल, वो इनको फैगोसाइटोस कर देंगे, इंगल्फ कर देंगे, इनकी फैगोसाइटोसिस कर लेंगी। तो बायोकेमिकल, ये तो हमारे होगा मार्फोलॉजिकल चेंजेस। बायोकेमिकल चेंजेस भी होते हैं सेल के अंदर। कैस्पेस एक्टिवेशन होगा, हमारी सेल के अंदर कैस्पेस एंजाइम होते हैं जो एक्टिव हो जाएंगे एपोप्टोटिक सेल्स के अंदर। नेक्स्ट, डीएनए फ्रेगमेंटेशन होगा, डीएनए जो है वो छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगा और लगभग 200 बेस पेयर साइज के ये साइज में जो है अलग डिफरेंट पार्ट में टूट जाता है डीएनए हमारा।
नेक्स्ट एक्शनलाइजेशन ऑफ फास्फोलिपिड। जो फास्फोलिपिड है वो आउट इनर लीफलेट से आ जाएगी, आउटर लीफलेट में आ जाएगी। नेक्स्ट एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस। ये जो एपोप्टोसिस है, सेल डेथ है, इट इज ए एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, एनर्जी कंज्यूम होने लगेगी। एंड लास्ट इज नो रिलीज ऑफ इंट्रासेलुलर कंटेंट। जो कंटेंट थे इंट्रासेलुलर वो सेल से बाहर रिलीज नहीं होंगे बल्कि मेम्ब्रेन से घिरे होंगे। देयरफॉर देयर इज नो इन्फ्लामेटरी कंडीशन। यहाँ पर जो साइटोसोलिक कंपोनेंट था वो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है मतलब साइटोसोलिक कंपोनेंट जो बाहर नहीं रिलीज हो रहा डायरेक्टली। सो यहाँ पर इन्फ्लामेटरी कंडीशन नहीं होगी। सो बायोकेमिकल चेंजेस हो गए। नेक्स्ट कैस्पेसिस, हमने अभी बात की थी, यहाँ पर जो है कैस्पेस का एक्टिवेशन होगा। तो कैस्पेसिस क्या होते हैं? कैस्पेसिस जो है तीन पार्ट से मिलकर बना है। सी से सिस्टीन, एएसपी से एस्पार्टिक एसिड, और एएससी एच से बनेगा एंजाइम। तो ये जो कैस्पेसिस हैं ये प्रोटीएज एंजाइम है, दे आर प्रोटीएज एंजाइम। मतलब ये प्रोटीन को क्लीव करेंगे, सेल के अंदर जो भी प्रोटीन है उसको कट कर देंगे। सो कैस्पेसिस कंटेंट सिस्टीन। इनमें जो कैस्पेसिस एक एंजाइम्स है तो इसमें कोई एक्टिव साइट होगा, तो इट कंटेंट सिस्टीन इन द एक्टिव साइट। इसकी एक्टिव साइट में सिस्टीन अमाइनो एसिड होती है एंड दे कट टारगेट प्रोटीन एट द एस्पार्टिक एसिड। ये एक ऐसे एंजाइम्स हैं जिनकी एक्टिव साइट में सिस्टीन अमाइनो एसिड होगी और ये टारगेट प्रोटीन को कट करेंगे एट द एस्पार्टिक एसिड। Therefore, they are known as caspases, cysteine dependent aspartate protease enzyme. So they play central role in the apoptosis. सेल की डेथ कराने में ये मेजर रोल प्ले करते हैं कैस्पेसिस एंजाइम। जो नॉर्मल सेल है उनमें तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, दे आर एग्जिस्ट इन द इनएक्टिव प्रिकर्सर फॉर्म, जिन्हें हम बोलते हैं प्रोकैस्पेसिस। तो हेल्दी सेल में इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे, प्रोकैस्पेसिस की फॉर्म में रहेंगे। जो सेल एपोप्टोसिस में जा रहे हैं तो ये एक्टिव हो जाएंगे और एक्टिव फॉर्म को बोलते हैं हम कैस्पेस। इनएक्टिव को बोलते हैं प्रोकैस्पेस और एक्टिव को बोलते हैं कैस्पेस। सो कैस्पेसिस जो है वो दो टाइप की हो सकते हैं। एक होता है इनिशिएटर कैस्पेस और दूसरा एग्जीक्यूशनर कैस्पेस। यहाँ से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया आपके थर्ड ईयर में। तो इनिशिएटर कैस्पेस क्या है? आपको अगर किसी को मारना है तो आप सुपारी देंगे मारने के लिए किसी को। तो जो इनिशिएटर कैस्पेस है ये सुपारी देने वाले हैं कि किस सेल को मारना है। सो दे आर फर्स्टली एक्टिव। इनिशिएटर कैस्पेस जो है ये सेल अपप्रोसेस को इनिशिएट करेंगे, मतलब ये सुपारी देंगे मारने की, ये पहले एक्टिव होंगे और ये सेल अपप्रोसेस को इनिशिएट करेंगे। देन ये एक्टिवेट करते हैं एग्जीक्यूशनर कैस्पेस को। इनिशिएटर कैस्पेस एक्टिवेट करेंगे, एग्जीक्यूशनर कैस्पेस को एक्टिवेट करेंगे। इसमें एग्जांपल्स हैं कैस्पेस 2, कैस्पेस 8, कैस्पेस 9, कैस्पेस 10। दे आर द एग्जांपल ऑफ इनिशिएटर कैस्पेस। ये एपोप्टोसिस को इनिशिएट करते हैं। दूसरा है एग्जीक्यूशनर कैस्पेस। सो एग्जीक्यूशनर कैस्पेस जो होते हैं इनको इफेक्टर कैस्पेस कहते हैं। तो ये जो है सुपारी लेने वाले हैं, ये सेल को किल करते हैं डायरेक्टली। सो दीज कैस्पेस आर एक्टिवेट बाय द इनिशिएटर कैस्पेस के द्वारा एक्टिव होंगे ये, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिमोलिशन फेज ऑफ एपोप्टोसिस। सो एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए कैस्पेस 3, कैस्पेस 6, कैस्पेस 7। सो हाउ टू नो नॉर्मल एंड एपोप्टोटिक सेल्स। हमारी बॉडी कैसे पता करेगी कि कौन सी नॉर्मल सेल है और कौन सी एपोप्टोटिक सेल्स है, किसकी डेथ करानी है और किसकी डेथ नहीं करानी है। तो यहाँ पर एक नॉर्मल सेल है ये
और यहाँ पर जो है वो एपोप्टोटिक सेल्स है। सेल के मेम्ब्रेन जो होती है, सेल घिरी होती है, सेल मेम्ब्रेन से घिरी होती है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन बनी होती है हमारी लिपिड मॉलिक्यूल से। तो सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंट टाइप के लिपिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो दे आर द लिपिड मॉलिक्यूल। तो जिनमें से एक मॉलिक्यूल होता है लिपिड मॉलिक्यूल फास्फोटिडिल सीरीन। एक लिपिड मॉलिक्यूल है, फास्फोलिपिड है, जो कि नॉर्मली लोकेटेड होता है इनर लीफलेट में। ये फास्फोलिसिरीन प्रेजेंट है यहाँ पर, इनर लीफलेट में प्रेजेंट है यहाँ पर। नॉर्मल सेल में ये सेल मेम्ब्रेन में दो लीफलेट प्रेजेंट होते हैं, एक आउटर लीफलेट और दूसरा इनर लीफलेट। जो बाहर की तरफ होता है उसको आउटर लीफलेट बोलते हैं, और जो साइटोसॉल की तरफ होता है उसको बोलते हैं इनर लीफलेट। तो फास्फोलिसिरीन जो फास्फोलिपिड है, ये नॉर्मल सेल में प्रेजेंट होगा इनर साइट पर, इनर लीफलेट में प्रेजेंट होगा। जबकि अगर सेल को डेथ करानी है तो ये फास्फोलिसिरीन जो है पहुंच जाता है आउटर लीफलेट में, जिससे हमारी जो बॉडी है वो पहचान लेती है कि इस सेल की डेथ करानी है। जब सेल की एपोप्टोसिस करानी है ड्यूरिंग अर्ली एपोप्टोसिस, एक एंजाइम होता है फिलिपेज एंजाइम, ये एक्टिव हो जाता है। ये क्या करता है, जितना भी फास्फोलिसिरीन है इसको ट्रांसलोकेट कर देता है फ्रॉम इनर टू आउटर लीफलेट में भेज देता है। और फास्फोलिसिरीन जैसे ही बाहर आता है, ये किसकी तरह काम करता है, ईट मी सिग्नल। ये फाइगोसाइटिक सेल्स को बुलाता है कि हमको खा लीजिए। जो मैक्रोफेजेस हैं फाइगोसाइटिक सेल्स हैं या साइटोटॉक्सिक टी सेल है, इनको इस सिग्नल को देखते हैं फास्फोलिसिरीन किसके ऊपर दिखाई दे रहा है, वो इसको खा जाती हैं। सो फास्फोलिसिरीन, प्रेजेंस ऑफ फास्फोलिसिरीन ऑन द सेल सरफेस इज एक्ट एज ए आइडेंटिफिकेशन मार्कर ऑफ द एपोप्टोटिक सेल। सो नेक्स्ट, ये जो प्रोसेस है एपोप्टोसिस का, ये क्यों हो रहा है, इसका कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होगा। तो इसका हमारी बॉडी में मेजर रोल है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो जो हमारी फिंगर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, हमारी हैंड में, हमारे फीट की जो फिंगर्स हैं, इनका फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जो नेक्स्ट सेल जो होती है वो डाई कर जाती है बाय द एपोप्टोसिस, जिनकी जो सेल की हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट नहीं है, नो लॉन्गर नीडेड, ऐसी सेल की भी डेथ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो टेडपोल लार्वा है, वो अपनी टेल को लॉस कर देता है, टेल की सेल की डेथ हो जाती है और वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट, तीसरा जो सिग्निफिकेंस है, इट इलिमिनेट द सेल्स दैट आर एबनॉर्मल, नॉन फंक्शनल एंड पोटेंशियली डेंजरस। जो एबनॉर्मल सेल्स हैं, जिनका डीएनए डैमेज है, जो नॉन फंक्शनल सेल है, इन सेल की भी डेथ हो जाती है बाय द प्रोसेस, इनको बॉडी से अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट, एनिमल सेल जो है वो रिकॉग्नाइज करती है डैमेज सेल को, किस सेल में डीएनए डैमेज है या किस सेल में सेल ओरिजिनल डैमेज हो गए हैं। तो ऐसी सेल को भी जो है डेथ हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस, और इनको बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। नेक्स्ट, अगर हमारी सेल में डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, उस समय अगर डीएनए डैमेज हो गया है, तो इससे क्या होगा, म्यूटेशन होगा, तो नेक्स्ट जनरेशन में भी कोई डिसऑर्डर हो सकता है। तो ऐसी सेल को भी बॉडी जो है डेथ कर देती है और इसको बाहर कर देती है बॉडी से। नेक्स्ट, सेल अंडरगोज एपोप्टोसिस आफ्टर एजिंग। जैसे हमारी एजिंग होती है, हमारी डेथ होती है, सेम सेल में भी एजिंग होती है। हर एक सेल की जो लाइफ स्पेन है वो फिक्स है, उसके बाद उसकी डेथ होनी है। फॉर एग्जांपल आरबीसी का हाफ लाइफ स्पेन कितना है, 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद इसकी डेथ हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। सिमिलरली डब्ल्यूबीसी की डेथ जो लाइफ स्पेन है वो 1 to 12 डेज हो सकता है। तो दिस सेल्स आर ऑल्सो डाई by the process of apoptosis. So एक दूसरा प्रोसेस है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस भी एक सेल डेथ का एक प्रोसेस है। इसमें भी सेल की डेथ होती है, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम द एपोप्टोसिस। सो सेल्स डाई इन रिस्पॉन्स टू ट्रॉमा, इंजुरी और लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। अगर हमें कोई इंजुरी हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, चोट लग गया है, तो वहां पर नेक्रोसिस होती है और सेल की डेथ होती है।
नेक्रोटिक सेल में अंतर क्या है? एपोप्टोटिक सेल्स में सेल में श्रिंकेज हो रहा था, सेल का साइज कम हो रहा था, जबकि नेक्रोटिक्स में सेल स्वेलअप करती है, सेल में स्वेलिंग हो जाती है, साइज इनलार्ज कर जाता है, और धीरे धीरे क्या, सेल वस्ट कर जाएगी। हम वॉल्यूम में एयर भरते रहे और धीरे धीरे क्या होगा, वॉल्यूम वस्ट कर जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर होती है नेक्रोसिस में, सेल का साइज इंक्रीज करता है, स्वेलिंग होती है और सेल वस्ट कर जाती है, और जितना भी साइटोसोलिक कंपोनेंट है ये रिलीज होता है, सेल के बाहर रिलीज हो जाता है। जब साइटोसोलिक कंपोनेंट जो है बाहर वाली सेल पे रिलीज होगा, तो जिससे क्या होता है, डेथ ऑफ नेबरिंग सेल, जो इसके पास की सेल्स हैं उनकी भी डेथ हो जाती है। और जब बहुत सारी सेल की डेथ होगी तो इस कंडीशन को बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंफ्लेमेटरी कंडीशन। तो नेक्रोसिस में जब आप लोग, जब आपकी चोट या घाव लग जाता है तो वहां पर देखते हो पपड़ी सी बन जाती है, वो डेड सेल की जो है एक लेयर होती है। सो नेक्रोसिस के कारण बहुत सारी सेल की डेथ होती है, और इस कंडीशन को बोलते हैं इन्फ्लामेटरी कंडीशन। नॉर्मली अपोप्टोसिस में इन्फ्लामेटरी कंडीशन नहीं होती है, और नेक्रोसिस में इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है। यहाँ पर फ्लो डायग्राम में देखा गया है, एक सेल डेथ दोनों तरीके से हो सकती है, हमारी एपोप्टोसिस के थ्रू भी हो सकती है और नेक्रोसिस के थ्रू भी हो सकती है। एपोप्टोसिस में अगर सेल डेथ होगी तो उसको बोलते हैं डेथ बाय सुसाइड, सेल सुसाइड करेगी, सेल सिर्फ खुद को मारेगी, बगल वाली सेल को नहीं मारेगी। अगर हम खुद को मार लेते हैं उसको सुसाइड बोलते हैं। और नेक्रोसिस में क्या होगा, कोई इंजरी हो गया, ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंट हो गया तो सेल की डेथ होगी, तब इसको बोलेंगे नेक्रोसिस। इसमें सेल खुद तो मरेगी मरेगी, लेकिन पास वाली सेल की भी डेथ हो जाती है नेक्रोसिस में। तो एपोप्टोसिस में क्या होता है, हम बात करें एपोप्टोसिस की, तो एपोप्टोसिस में सेल का साइज श्रिंक होता है और क्रोमेटिन मटेरियल का कंडेंसेशन होता है, जबकि नेक्रोसिस में सेल का साइज स्वेलअप होता है, सेल का साइज क्या बढ़ गया है, वो स्वेल करेगी, और यहाँ पर सेल का साइज क्या श्रिंक हो जाएगा। नेक्स्ट एपोप्टोसिस में क्या होता है, सेल में बल्ज बनते हैं और बहुत सारी बडिंग, बहुत सारे एपोप्टोटिक बॉडीज बन जाती हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन जाते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन से घिरे होती हैं। तो इनका जो साइटोसोलिक कंपोनेंट है वो सेल के बाहर नहीं आता है, बल्कि सेल मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। इसलिए जो पास वाली सेल्स हैं, नेबरिंग सेल्स हैं, वो हेल्दी रहती हैं, जबकि नेक्रोसिस में सेल मेम्ब्रेन जो है वो लीकी हो जाती है, सेल मेम्ब्रेन लीकी हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन पोर बन जाएंगे, यहाँ पर जो साइटोसोलिक कंपोनेंट हैं वो बाहर आ जाते हैं निकल कर, जो पास वाली सेल के उनके ऊपर आ जाएंगे, जिससे इस सेल की भी डेथ हो जाएगी और नेबरिंग सेल की भी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारी सेल की डेथ होती है एक साथ इन दी नेक्रोसिस। सो दोनों में क्या क्या डिफरेंस हैं? डिफरेंस बिटवीन एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस को हमने रेड कलर से यहाँ पर नोट किया है, नेक्रोसिस को ब्लैक कलर से। तो अगर हम बात करें सेल डेथ की, तो एपोप्टोसिस में जो है कंट्रोल्ड सेल डेथ होती है, हमें हमारी बॉडी कंट्रोल करती है किस सेल को मारना है, किसको बचाना है। तो एक नॉर्मल अमाउंट में सेल डेथ होती है, मतलब वहां पर टिश्यू होमोस्टेसिस मेंटेन रहती है, नॉर्मल फंक्शन मेंटेन रहेगा। जबकि नेक्रोसिस में अनकंट्रोल्ड सेल डेथ होगी, हजारों सेल डेथ हो जाएंगी एक साथ, हेल्दी सेल भी मर जाएंगे इसके साथ, अनकंट्रोल्ड, इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा। इट इज कॉज ड्यू टू इंजुरी, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ट्रॉमा। अगर हम बात करें नेचर ऑफ प्रोसेस, इस प्रोसेस का नेचर कैसा होगा, तो ये जो प्रोसेस है ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, हमारी बॉडी में नॉर्मली होता है, बेनिफिशियल भी है हमारी बॉडी के लिए। नाइट्रोसिस नॉर्मली नहीं होता, ये कभी एक्सीडेंट हो गया, कोई डिजीज हो गया, तो पैथोलॉजिकल कंडीशन या हार्मफुल कंडीशन में होता है सेल डेथ। एनर्जी रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें, तो एपोप्टोसिस में रिक्वायर्ड एटीपी, एटीपी की जरूरत पड़ती है सेल डेथ कराने के लिए, जबकि नेक्रोसिस में एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये एनर्जी इंडिपेंडेंट होता है, और एपोप्टोसिस एनर्जी डिपेंडेंट होता है। सेल साइज की अगर हम बात करें, तो सेल साइज जो है एपोप्टोसिस में सेल श्रिंक कर जाता है, सेल साइज डिक्रीज कर जाता है, और यहाँ पर सेल का साइज बढ़ जाता है, सेल में स्वेलिंग आ जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें,
तो एपोप्टोसिस में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें विलविंग आ जाती है, बहुत सारे बल्ब बन गए थे वहां पर डायग्राम में। और नेक्रोसिस में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन लीक हो जाती है और रप्चर हो जाती है सोइल होकर। न्यूक्लियस की बात करें तो जो अपोप्टोसिस में जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस हो जाता है, और न्यूक्लियस के क्या फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, इक्वल नंबर में जो है डीएनए टूट जाता है। जबकि नेक्रोसिस में क्या होता है, डीएनए डिसइंटीग्रेशन जो है कैरियोलिसिस होने लगती है। यहाँ पर भी डीएनए का ब्रेकडाउन हो जाता है, न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन हो जाता है, कैरियोलिसिस, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की लाइसिस हो जाती है। नेक्स्ट साइटोप्लाज्मिक चेंजेस की अगर हम बात करें तो एपोप्टोसिस में साइटोप्लाज्म जो है कंडेंस हो जाता है, वाटर का लॉस हो जाता है। जबकि नेक्रोसिस में साइटोप्लाज्म जो है डिसरप्ट होता है एंड लीकी, सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाता है। डीएनए फ्रेगमेंट, एपोप्टोसिस में डीएनए फ्रेगमेंट एक इक्वल साइज के बनते हैं, लेडर पैटर्न बनता है। जबकि नेक्रोसिस में डीएनए डिग्रेडेशन ऐसा होता है, रैंडम फ्रेगमेंट बनते हैं अनइक्वल साइज के, कोई छोटा सेगमेंट होगा कोई बड़ा सेगमेंट होगा। इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन नॉर्मली एपोप्टोसिस में इन्फ्लामेशन नहीं होता है नॉर्मली, बट अगर हाई रेट ऑफ एपोप्टोसिस बहुत ज्यादा है तब इन्फ्लामेटरी कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। बट इन केस ऑफ नेक्रोसिस इन्फ्लामेशन इज ऑलवेज टेक प्लेस। नेक्स्ट फैगोसाइटोसिस, तो जो एपोप्टोसिस है इसमें एपोप्टोटिक बॉडीज बनती हैं और इनकी फैगोसाइटोसिस होती है बाय द मैक्रोफाजिस या साइटोटॉक्सिक टी सेल। जबकि नेक्रोसिस में सेल की फैगोसाइटोसिस नहीं होती है, सेल की सीधे लाइसिस हो जाती है। कॉज क्या है, एपोप्टोसिस का कॉज क्या, नॉर्मल डेवलपमेंट जब होता है तब भी एपोप्टोसिस होता है, डेवलपमेंटल कॉज जो है कॉज है, इसमें फिंगर्स का फॉर्मेशन होता है। या फिर इम्यून सेल रेगुलेशन, इम्यून सेल को अगर कोई जो है डेंजरस सेल दिख रही तो उसको मार देती है। इधर नेक्रोसिस में क्या कॉज है, कोई अगर इन्फेक्शन हो जाएगा, ट्रॉमा हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, या कोई टॉक्सिन्स का एक्सपोजर होगा, तब जो है वो नेक्रोसिस हो सकता है। सो दे आर द डिफरेंस बिटवीन द एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। सो मैकेनिज्म क्या है, हमारी जो प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस की क्या क्या मैकेनिज्म्स हैं, तो इसके तीन पाथवेज हैं। एक्सटेंसिक पाथवे, दूसरा है इंट्रिंसिक पाथवे, और तीसरा अदर पाथवे में आता है ग्रे एंजाइम पाथवे। मेनली दो पाथवे हैं, एक्सटेंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे। एक तीसरा पाथवे हम लोग डिस्कस करेंगे, ग्रे एंजाइम पाथवे। सो एक्सटेंसिक पाथवे जो फर्स्ट पाथवे है, फर्स्ट मैकेनिज्म है इसकी, एक्सटेंसिक पाथवे। एक्सटेंसिव पाथवे, एक्सटेंसिव मतलब एक्सटर्नल, तो ये पाथवे इनिशिएट होता है बाय द एक्सटर्नल सिग्नल। एक सेल से जो है लाइगेंड मॉलिक्यूल आता है जो इसको इंड्यूस करता है, एक्सटर्नल सिग्नल, एक्सटर्नल लाइगेंड मॉलिक्यूल इसको इंड्यूस करता है। एक्सटर्नल सिग्नल किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, बाय द नेचुरल किलर सेल्स या साइटोटॉक्सिक टी सेल। एक्सटर्नल सिग्नल को हम बोलते हैं डेथ लाइगेंड, और ये बनता है हमारे नेचुरल किलर सेल से, साइटोटॉक्सिक टी सेल से बनता है। फॉर एग्जांपल टीएनएफ अल्फा, ये एक डेथ लाइगेंड है, तो एक्सटर्नल सिग्नल है हमारा जो सेल की एपोप्टोसिस इंड्यूस करेगा। तो यहाँ पर सिग्नल सेल के बाहर से आता है, ये एक सेल है, इसकी हमें डेथ करानी है, और सिग्नल कहाँ से है हमारा, ये दूसरी सेल्स है, फैगोसाइटिक सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स। तो यहाँ से सिग्नल जा रहा है, बाहर से जा रहा है सिग्नल नीचे वाली सेल में, एप्रोडिक सेल्स में। तो हमें जिस सेल में यहाँ पर क्या रिसेप्टर एक्टिवेशन, जो हमारी ये नेचुरल किलर सेल्स है ये बनाती है डेथ लाइगेंड बनाती है, जिसको फास्ट लाइगेंड के नाम से भी जानते हैं। डेथ लाइगेंड का दूसरा नाम है फास्ट लाइगेंड, और इसका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है हमारी टारगेट सेल पर, जिसकी हमें डेथ करानी है, इस पर प्रेजेंट होता है फास्ट रिसेप्टर। तो फास्ट लाइगेंड का दूसरा नाम है डेथ लाइगेंड, और फास्ट रिसेप्टर का दूसरा नाम है डेथ रिसेप्टर। तो इन सेल पर डेथ रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिनकी डेथ करानी होती है। ये डेथ लाइगेंड नेचुरल किलर सेल से बनता है, और
डेथ रिसेप्टर से बाइंड करता है। बाइंडिंग के बाद ये साइटोसॉल में जो प्रोटीन होती है FADD, फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन, इसको एक्टिवेट कर देता है। ये प्रोटीन क्या बनाती है? डिस्क बनाती है, डेथ इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। डेथ इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती है। और जैसे ये प्रोटीन बनती है, डिस्क किसको एक्टिवेट करेगी? कैस्पेस, प्रोकैस्पेस 8 को कन्वर्ट कर देगी एक्टिव कैस्पेस 8 में। फिर एक्टिव कैस्पेस 8 क्या करेगा? कैस्पेस 3 को एक्टिवेट करता है और सेल की डेथ हो जाती है। सो रिसेप्टर एक्टिवेट होता है और ये क्या बनाएगा? डिस्क बनाएगा। डिस्क क्या करेगा? फैट को एक्टिवेट कर देगा। फैट फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगा। फैट एक्टिवेट करेगा कैस्पेस 8 को। कैस्पेस 8 एक्टिवेट करेगा डाउनस्ट्रीम कैस्पेस को, जो कि एग्जीक्यूशनर कैस्पेस थे, कैस्पेस 3, 6, 7। और एग्जीक्यूशनर कैस्पेस का काम था, ये सुपारी लेने वाले थे, ये सेल को किल कर देंगे। तो दूसरा पाथवे इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक मतलब इनसाइड। तो यहाँ पर सेल, जो सेल डेथ का जो सिग्नल है, प्रोटोस का जो सिग्नल है, वो सेल के अंदर से ही आता है, सेल के बाहर से नहीं आता है। तो इट इज स्टिमुलेट बाय इंटरनल सिग्नल। इंटरनल सिग्नल क्या हो सकता है उस सेल का DNA डैमेज है, हो सकता है वो सेल स्ट्रेस में है, हम लोग भी स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारी सेल भी स्ट्रेस में हो सकती है। हो सकता है सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, हाइपोक्सिया कंडीशन है। या फिर हो सकता है उसने कोई टॉक्सिन से ले रखा है, अल्कोहल ले लिया ज्यादा अमाउंट में, कोई टॉक्सिन ले लिया है। तो ये जो होते हैं सेल के अंदर ही अगर ये चेंजेस होते हैं, तो जो इंट्रिंसिक पाथवे है, इट इज स्टिमुलेट बाय इंटरनल सिग्नल। ये जो इंट्रिंसिक पाथवे रेगुलेट होता है बाय दी BCL2 फैमिली प्रोटीन होती हैं। दो प्रोटीन होती हैं, एक तो प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन, फॉर एग्जांपल वैक्स, और दूसरी एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन। प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन जो है वो सेल एपोप्टोसिस को इनहिबिट, ये प्रमोट करती हैं, जबकि एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन जो है वो एपोप्टोसिस को इनहिबिट करती हैं। एंटी मीन्स इनहिबिट करना। तो ये दोनों प्रोटीन क्या करती हैं? ये प्रेजेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में। जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, इसमें प्रेजेंट होती हैं और ये इसकी परमेबिलिटी को जो है मेंटेन करके रखती हैं। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन जो है वो परमेबल हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन इज परमेबल, तो इसके अंदर जो साइटोक्रोम C प्रोटीन है, इट इज रिलीज आउट फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया इनटू साइटोसोल। तो साइटोक्रोम C प्रोटीन जो है माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आता है और ये साइटोक्रोम C क्या करता है? ये बाइंड करता है, बाइंड टू दी APAF1। APAF एपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर 1 प्रेजेंट होता है साइटोसोल में, इससे बाइंड करता है। और साथ में बाइंड करता है प्रोकैस्पेस 9 से, और ये बनाता है एपोप्टोसोम। तो साइटोक्रोम से माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आया, इसने बाइंड किया APAF से, एपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर 1 से, और प्रोकैस्पेस 9 से बाइंड किया। सो देन इट फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स, दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज एपोप्टोसोम। एपोप्टोसोम क्या करेगा? प्रोकैस्पेस 9 को कन्वर्ट कर देता है एक्टिव कैस्पेस 9 में। कैस्पेस 9 जो है वो एक इनिशिएटर कैस्पेस है, ये एक इनिशिएटर कैस्पेस है। ये कैस्पेस एक्टिवेट कर देता है हमारा एग्जीक्यूशनर कैस्पेस, ये सुपारी देने वाला कैस्पेस है। अब ये सुपारी देगा हमारे एग्जीक्यूशनर कैस्पेस को, मीन्स ये एक्टिवेट करेगा किसको? कैस्पेस 3 को, कैस्पेस 6 को, कैस्पेस 7 को, और सेल की हो जाएगी डेथ by the process of apoptosis। तो तीसरा जो पाथवे है वो है ग्रे एंजाइम पाथवे। ग्रे एंजाइम पाथवे में क्या होता है? जो हमारी जो साइटोटॉक्सिक T सेल्स हैं और नेचुरल किलर सेल्स हैं, मैक्रोफेजिस हैं, जो भी फाइगोसाइटिक सेल्स हैं, वो रिलीज करती हैं, परफोरिन रिलीज करती हैं, साइटोटॉक्सिक कंपाउंड रिलीज करती हैं, जिसको बोलते हैं परफोरिन। सो ये किससे इनिशिएट होता है? ये इनिशिएट होता है बाय दी साइटोटॉक्सिक T सेल और नेचुरल किलर सेल से एक्टिवेट होता है सिस्टम।
ये सेल्स क्या है, इम्यून सेल्स है, ये रिलीज करती है परफोरिन को। परफोरिन को रिलीज करती है। परफोरिन का फंक्शन क्या होता है, परफोरिन फॉर्म पोर इन द टारगेट सेल। परफोरिन रिलीज करेंगी। परफोरिन किससे रिलीज होगा, साइटोटॉक्सिक टी सेल और नेचुरल किलर सेल से, और ये टारगेट सेल में पोर क्रिएट कर देती है। यहाँ पर जब पोर क्रिएट होता है तो इसके थ्रू जो है, जो एंजाइम ग्रे एंजाइम बी है, ये इंटर कर जाता है, टारगेट सेल के अंदर आ जाता है। और ग्रे एंजाइम बी जो है वो इंटर कर जाएगा टारगेट सेल में थ्रू दिस पोर। ग्रे एंजाइम बी क्या करेगा, इट एक्टिवेट करेगा कैस्पेस 10 को। ग्रे एंजाइम बी एक्टिवेट कर देता है कैस्पेस 10 को, एक्टिवेट करेगा ये कैस्पेस 10 को। और ये कैस्पेस 10 जो इनिशिएटर कैस्पेस होता है, कैस्पेस 10 एक्टिवेट कर देता है हमारे एग्जीक्यूशनर कैस्पेस 3 को, एक्टिवेट कर देता है। कैस्पेस 3 को एक्टिवेट कर देगा। और कैस्पेस 3 जो है वो एग्जीक्यूशनर कैस्पेस है, मीन्स इफेक्टर कैस्पेस है। ये सुपारी लेने वाला है, ये सेल की डेथ करा देगा। तो सेल को जो है यहाँ से बॉडी से डेथ हो जाएगी, उसको रिमूव कर दिया जाएगा। सो ये 3 पाथवे हमारे सेल एपोप्टोसिस कराने के। एक्सटेंसिव पाथवे, एक्सटेंसिव पाथवे जिसका सिग्नल जो है वो सेल के बाहर से आ रहा था। दूसरा था हमारा इंटेंसिव पाथवे, इसका सिग्नल सेल के अंदर से आ रहा था। और तीसरा जो है हमारा ग्रेंजाइम पाथवे, ये सिग्नल भी बाहर से आ रहा था। तो यहाँ पर तीनों पाथवे को कंपेयर करके डायग्राम बनाया गया है, फ्लो चार्ट में बनाया है। सो एपोप्टोटिक पाथवे, पहला पाथवे एक्सटेंसिव पाथवे। एक्सटेंसिव पाथवे में क्या होता है, एक डेथ लाइगेंड प्रेजेंट होता है जो साइटोटॉक्सिक टी सेल के द्वारा बनता है, और डेथ रिसेप्टर प्रेजेंट होता है हमारी टारगेट सेल पर जिसकी हमें डेथ करानी है। डेथ लाइगेंड डेथ रिसेप्टर से बाइंड करता है, ये एक्टिवेट कर देता है, एडेप्टर प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है। एडेप्टर प्रोटीन जैसे एक्टिवेट होती है तो डिस्क का फॉर्मेशन होता है, डेथ इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। और ये एक्टिवेट कर देता है किसको, कैस्पेस 8 को एक्टिवेट कर देता है। कैस्पेस 8 कैसा है, एक इनिशिएटर कैस्पेस है, हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है टाइप्स ऑफ कैस्पेसिस। तो ये इनिशिएटर कैस्पेस है, सुपारी लेने वाला है। ये सुपारी देगा किसको, इफेक्टर कैस्पेस को सुपारी देगा। ये एक्टिवेट करता है कैस्पेस 3 को। कैस्पेस 3 सुपारी लेने वाला है और ये सेल की डेथ कराएगा। दूसरा है हमारा इंट्रिंसिक पाथवे, यहाँ पर सिग्नल जो है वो सेल के अंदर से ही आता है। कहाँ से आता है, माइटोकॉन्ड्रिया में चेंजेस होते हैं, उसकी जो मेम्ब्रेन है वो परमेबल हो जाती है, जिससे साइटोक्रोम सी प्रोटीन सेल माइटोकॉन्ड्रिया से आ जाती है साइटोसॉल में। और ये साइटोक्रोम सी प्रोटीन APAF1 के साथ और प्रोकैस्पेस 9 के साथ मिलकर बना रही थी क्या, एपोप्रोटोसोम बना रही थी। एपोप्टोसोम क्या कर रहा था, कैस्पेस 9 को एक्टिवेट करता है जो कि इनिशिएटर कैस्पेस है। और ये इनिशिएटर कैस्पेस एक्टिवेट करता है इफेक्टर कैस्पेस को, कैस्पेस 3 को। और कैस्पेस 3 का काम है सेल की डेथ कराना, एग्जीक्यूट करना, सेल डेथ को एग्जीक्यूट करना। तीसरा जो पाथवे है ग्रेंजाइम पाथवे। ग्रेंजाइम पाथवे में क्या होता है, जो हमारी साइटोटॉक्सिक टी सेल और न्यूक्लियर किलर सेल्स रिलीज करती है टॉक्सिन्स, इसे बोलते हैं परफोरिन। परफोरिन क्या करता है, टारगेट सेल में पोर क्रिएट कर देगा। और इस पोर के थ्रू जो ग्रे एंजाइम है वो आ जाता है साइटोसॉल में। ग्रे एंजाइम क्या करता है, साइटोसॉल में जो कैस्पेस 10 है उसको एक्टिवेट कर देता है। कैस्पेस 10 एक इनिशिएटर कैस्पेस है, और कैस्पेस 10 एक्टिवेट करता है हमारे इफेक्टर कैस्पेस को, कैस्पेस 3 को। कैस्पेस 3 जो है वो सेल की डेथ करा देता है। तो कैस्पेस 8 जो है, कैस्पेस 9 है, कैस्पेस 10 है, दे आर इनिशिएटर कैस्पेस। ये एपोप्टोसिस को इनिशिएट करते हैं, सुपारी देने वाले हैं। जबकि कैस्पेस 3 एक एग्जीक्यूशनर कैस्पेस है, इफेक्टर कैस्पेस है, ये सुपारी लेने वाला है, सेल की डेथ कराएगा। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने लिए हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, डिफरेंट एग्जाम्स में। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दी
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की इनिशिएटर कैस्पेस इन द इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे को हम माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी बोलते हैं ऑफ एपोप्टोसिस। तो इनमें से कौन सा कैस्पेस इन्वॉल्व होता है माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे में या इंट्रिंसिक पाथवे में? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, कैस्पेस 1, कैस्पेस 3, कैस्पेस 8, कैस्पेस 9। तो अगर आप वापस से जाओगे लेक्चर में तो यहाँ पर कौन सा कैस्पेस था माइटोकॉन्ड्रियल पाथवेज में? कैस्पेस 9 एग्जाम्पल हमने नोट किया था। कैस्पेस 9 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द रिलीज ऑफ साइटोक्रोम सी फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया ट्रिगर एपोप्टोसिस वाई। तो माइटोकॉन्ड्रिया से जब साइटोक्रोम सी रिलीज होता है तो कैसे एपोप्टोसिस को ट्रिगर करता है? एक्टिवेटिंग कैस्पेस 8 नो, इनहिबिटिंग BCL2 नो, फॉर्मिंग द एपोप्टोसोम विथ APF। तो माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे में साइटोक्रोम सी क्या बना रहा था? एपोप्टोसोम बना रहा था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन। हमने इसको भी डिस्कस किया था, कौन सी प्रोटीन एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है? बैक्स प्रोटीन नहीं, बैक्स प्रोटीन जो है प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन थी, जो प्रोटीन जो एपोप्टोसिस को जो वो इंक्रीज करती है। जबकि बैक भी नहीं है, ये भी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स है। BCL2, BCL2 एक एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है जो एपोप्टोसिस को इनहिबिट करती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, which of the following statement about caspases is false। कैस्पेसिस के कैस्पेसिस जो है एंजाइम थे, प्रोटीज एंजाइम, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए गलत साबित होता है? दे आर सिस्टीन प्रोटीएज, ये तो सही है, उसमें सिस्टीन पाया जाता है। दे आर एक्टिवेटेड बाय क्लीवेज, ये भी सही है। प्रोकैस्पेस जो है क्लीव होता है तो एक्टिव कैस्पेस में कन्वर्ट होता है। तीसरा ऑप्शन दिया है कैस्पेस 3 इज ए इनिशिएटर कैस्पेस, नहीं ये गलत है। कैस्पेस 3 जो कैसा था? इफेक्टर कैस्पेस था या एग्जीक्यूशनर कैस्पेस था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच एंजाइम कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय APAF1 एंड साइटोक्रोम C इन द साइटोप्लाज्म। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बन रहा था? साइटोक्रोम C APAF और कैस्पेस 9 के साथ बाइंड कर रहा था, तो क्या बना रहा था? एपोप्टोसोम बना रहा था। डायग्राम में भी दिया है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन ग्रेंजाइम मीडिएटेड एपोप्टोसिस साइटोटॉक्सिक T सेल किल टारगेट सेल बाय। तो टारगेट सेल किसके थ्रू किल करती है? इनहिबिट फास्ट लाइगेंड नो, एक्टिवेटिंग BCL2 नो, डायरेक्टली एक्टिवेटिंग कैस्पेस वाया ग्रेंजाइम बी। तो इस पाथवे में जो ग्रेंजाइम बी मीडिएटेड पाथवे में क्या था? ग्रेंजाइम बी एक्टिवेट हो रहा था। ग्रेंजाइम बी एक्टिवेट कर रहा था किसको? कैस्पेस 10 को, और सेल की डेथ हो रही थी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एपोप्टोसिस। तो एपोप्टोसिस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट ऑलवेज कॉज इन्फ्लामेशन नो, ऑलवेज इन्फ्लामेशन कॉज नहीं करता, जनरली हेल्दी होता है। इट इज एन अनरेगुलेटेड फॉर्म ऑफ सेल डेथ नो, यहाँ पर जो है सेल डेथ एक रेगुलेटेड मैनर में होती है। इट रिजल्ट इन सेल स्वेलिंग नो, ये तो नेक्रोसिस के कैरेक्टर्स हैं, सेल स्वेलिंग नेक्रोसिस में होती है। इट रिक्वायर एनर्जी, यस, एपोप्टोसिस में सेल डेथ होती है तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन द एक्सट्रिंसिक पाथवे of apoptosis, this death inducing silencing complex is formed after the activation of। तो डेथ इंड्यूसिंग एक्सट्रिंसिक पाथवे में डेथ इंड्यूसिंग डिस्क जो कॉम्प्लेक्स था वो किसके एक्टिवेशन के बाद बन रहा था? यहाँ पर पूछा गया है, तो किसके बाद बन रहा था? कैस्पेस 3 नो, फास्ट रिसेप्टर, यस, फास्ट लाइगेंड फास्ट रिसेप्टर से बाइंड कर रहा था, तो फास्ट रिसेप्टर एक्टिवेट हो रहा था। और फास्ट रिसेप्टर किसको एक्टिवेट कर रहा था? डिस्क को एक्टिवेट कर रहा था, डिस्क का फॉर्मेशन कर रहा था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर।
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, फास्ट रिसेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एपोप्टोसोम इन द एपोप्टोसिस। एपोप्टोसोम का प्राइमरी फंक्शन क्या है? इनहिबिट साइटोक्रोम सी रिलीज, नो। डिग्रेड डीएनए डैमेज, नो। एक्टिवेट कैस्पेस 9, यस। एपोप्टोसोम जो है 3 पार्ट से मिलकर बना था, साइटोक्रोम सी, APAF1 एंड प्रोकैस्पेस 9। और ये क्या कर रहा था? प्रोकैस्पेस को एक्टिव कैस्पेस 9 में कन्वर्ट कर रहा था। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है? इट रिजल्ट इन्फ्लामेशन, नो, जनरली नहीं होता है। इट इज ए पेसिव प्रोसेस, नो, ये तो एक्टिव प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व कास्पेस एक्टिवेशन, यस। एपोप्टोसिस में क्या होता है? कैस्पेस एंजाइम का एक्टिवेशन होता है जो सेल डेथ कराता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस इज इनिशिएटेड बाय। तो सॉरी, एक्सटेंसिव पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस इज इनिशिएटेड बाय। तो एक्सटेंसिव पाथवे जो था वो किससे इनिशिएट होता है? डीएनए डैमेज से, नो। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, नो। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन रप्चर, नो। ये दोनों सिम्टम्स तो इंट्रिंसिक पाथवे के हैं। फोर्थ ऑप्शन है डेथ रिसेप्टर लाइगेंड बाइंडिंग। तो एक्सटेंसिव पाथवे में हमारा डेथ लाइगेंड बाइंड कर रहा था डेथ रिसेप्टर से, तो ये इनिशिएट होगा डेथ रिसेप्टर की एक्टिवेशन से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आज का जो टॉपिक है वो बीएससी फर्स्ट ईयर में भी हेल्पफुल है और बीएससी थर्ड ईयर में भी ये टॉपिक दिया गया है। हम जिन स्टूडेंट को अगर इसका नोट्स चाहिए तो इसको नोट्स भी हम डिस्कशन बॉक्स में लिंक दे देंगे, शेयर कर देंगे, वहां से आप इस टॉपिक का नोट्स भी डाउनलोड कर सकती हैं।